हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अगर आप पूछते हो कि हमने तो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, इतने सारे क्लासेस में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, तो आप ये क्वेश्चन क्यों आया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हम डेमोक्रेसी क्यों पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी ही क्यों। ठीक है, तो आप पूछोगे ना कि भाई तो ये टॉपिक तो हमें, ये जो चैप्टर है तो हमें 6th क्लास में देना चाहिए था, क्यों बेसिक होता है, ये तो बेसिक नॉलेज है तो बेसिक में देना चाहिए था, लेकिन अभी क्यों दे रहा हमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि डेमोक्रेसी में अब तक हमने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में अब तक हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में लोग पीपल्स रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, वोट्स दे के इलेक्ट करते हैं। और क्या पढ़ा था हमने कि वोट वोट वगैरह सिस्टम होता है, रूलर्स जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के फेवर में कोई काम करती है। ठीक है, तो क्या सिर्फ डेमोक्रेसी का सिर्फ यही मतलब होता है, बाकी कुछ और मतलब नहीं होता? नहीं, बाकी और भी डेमोक्रेसी एक ना बहुत ही वास्ट चीज़ है, जैसे हम कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। इतनी जैसे जैसे कोई फीलिंग होती है ना, जैसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना उसको। ठीक है, जैसे किसी डेफिनेशन में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसी तरह से जो डेमोक्रेसी हम किसी एक डेफिनेशन में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी होती ही क्या है। ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चैप्टर में कोशिश की गई है कि बच्चों को समझाया जाए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, तो जो चैप्टर है बुक में थोड़ा वास्ट है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम ना इसमें और बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, आपका काम है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी आपको नोट्स से। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कि गवर्नमेंट जो सरकारें होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहला होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या मतलब होता है? लोकतंत्र, लोकतंत्र सरकार। और ये नॉन डेमोक्रेटिक मतलब राजा राजा वाली, जो मैं राजा राजा वाला डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल गिव वोट एंड चूज देयर गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी सरकार सरकार बनती है, यहाँ पर तब बनती है जहाँ पर क्या होता है, पीपल वोट देते हैं और अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं, तभी गवर्नमेंट सरकार बनती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल डजंट चूज, देखिए ध्यान से, डजंट चूज देयर गवर्नमेंट। यहाँ पर पीपल अपने गवर्नमेंट को चूज नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि प्रजा ने राजा को चूज किया है? ऐसा तो नहीं होता, ये राजा का बेटा राजा ही होता है, यूं तो नहीं होता कि भाई ये राजा कौन बनेगा लोग चूज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पीपल चूज नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है पीपल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम। यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। राजा डिसाइड करेगा कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे लिए अच्छा है, राजा को ये करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार है। यहाँ पर अगर आप कोई किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइज हैं, या फिर आप किसी कानून से विरुद्ध हैं, या फिर आपको लगता है ये कानून, ये जो एक्ट है वो गलत है, तो आपको बोलने का पूरा पूरा अधिकार है, अपने एक्सप्रेशंस को बोलने का पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीपल हैव नो वॉइस। यहाँ पर लोग नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर लोग राजा के विरुद्ध अगर जुबान खोलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सिंपल सा एक सोल्यूशन होता है, फांसी चढ़ा देना, नहीं तो गुलटन कर देना। ठीक है, धड़ से अलम, सर को धड़ से कलम कर देना। ठीक है, अब दूसरा है टॉपिक व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? ठीक है, अपना पहला चैप्टर का ये टॉपिक आ जाता है। तो डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड, क्या वर्ड है वो, डेमोक्रेटिया। डेमोस मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया मतलब होता है रूल, मतलब पीपल्स रूल। यहाँ पर लोगों का लोकतंत्र, लोग मतलब पीपल, तंत्र मतलब रूल, लोगों का रूल, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन ने कहीं ना कहीं इसका बहुत ही सिंपल मतलब समझने के लिए, कि हम इतनी वास्ट डेफिनेशन कैसे पढ़े, तो समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही क्या कहते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन दिया था। तो वो क्या है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अगर पूछ दिया जाता है कि बेटा डेमोक्रेसी क्या होता है, तो हम बचपन से बोलते हैं कि बेटा अंकल जी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है बाय द पीपल की, फॉर द पीपल की एंड ऑफ द पीपल की। ठीक है, तो यही तो हम नॉर्मली बोलते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिखा है वन कॉमन फीचर। एक कॉमन फीचर होता है डेमोक्रेसी में, क्या होता है भाई वो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जिसमें क्या होती है, रूलर को इलेक्ट किया जाता है, रूलर को चूज किया जाता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं
पहला क्वेश्चन क्या आता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ लिखा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा तो हुआ है, लेकिन क्या बोला, व्हाट काइंड, किस प्रकार की गवर्नमेंट है भाई, कुछ उस पर लिमिट्स हैं कि नहीं है, बस मतलब कि अपने ही जैसे कि राजा होता है उस पर कोई लिमिट्स नहीं होते, उसको जो मन करता है वो करता है, जिससे बाहुबली में अब देखा होगा, बोला कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, ठीक है, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन आज डेमोक्रेसी में क्या मोदी जी ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेरा मर्जी, मैं जो करना चाहूँ मैं करूँगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, उनको तो फिर डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, फिर लोग उनके मुर्देबाद की जिंदा लगाए मतलब लगाएंगे, जो भी नारे वारे लगाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक, यहाँ पर पढ़ा था डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है। और बोला है लिमिट्स है कि नहीं है, उस पर कुछ कंट्रोल है कि नहीं है, कि मतलब जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। और रूलर्स पे अंडरलाइन किया हुआ, गोला किया हुआ है, यहाँ पर क्या दो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, हु आर दे रूलर्स, बनता कौन एग्जैक्टली, ठीक है, रूलर्स बनता कौन है, हम में से, इंसान में से बनता है कौन, कोई अमीर लोग या गरीब लोग में से बनता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, क्या उसे इलेक्ट किया गया है कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, या फिर उसे इलेक्ट नहीं किया गया, इन लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया है कि लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। अब इलेक्ट किया भी गया है तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस टाइप के इलेक्शन से उसने लड़ा जीता है, इलेक्शन जीता है, क्या वो फेयर था, मतलब क्या वो मतलब ऐसे तो नहीं था कि उसने मतलब कि वोट खरीदे वरीदे थे या डटी कुछ ट्रिक्स अपनाई थी इलेक्शन में जीतने के लिए, ठीक है। तो क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, न्यायपूर्ण था, सबको एक अधिकार था, ठीक है, बाय द पीपल। अब यहाँ पर पीपल को अंडरलाइन किया गया, पर पूछ रहा है, इसको तो हम अभी थोड़ा समझते हैं, पहले यहाँ पूछते हैं इज दिस राइट विथ एवरी सिटीजन, क्या हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, डेमोक्रेसी पूछ रहा है, डेमोक्रेसी में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, क्या उनको वोट करने का अधिकार है, यही सिंपल पूछ रहा है कि वोट करने का क्या उनको अधिकार है। और बोला यहाँ पर पीपल रूलर एंड वर्सेस रूल्ड, क्या वो रूलर है या रूल्ड है, अब इसको समझते हैं। जैसे अब ये समझ लीजिए, जैसे कि राजा होता है, जैसे मुकुट पहना हुआ इसने भी, भले रंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर एक राजा है, वो क्या होता है, रूलर होता है, और इसके अंडर में कौन काम करते हैं, ये जो ये प्रधानमंत्री, बस प्रधानमंत्री बोल रही हूँ, जो सेनापति होता है, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री मंत्री जितने भी मतलब कि जो बड़े बड़े राजा के उधर पाए जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रूल्ड किए जाते हैं। राजा क्या है, रूलर है, शासन करने वाला है, और जो रूल्ड मतलब रूल किए, मतलब कि रूल किए जा रहे हैं, मतलब इनके ऊपर कोई है जो उन्हें रूल कर रहा है, इन पर शासन कर रहा है, तो राजा रूलर हुआ, और यहाँ पर रूल्ड किया। अब राजा कोई भी नियम कानून या फिर इसकी कोई भी इच्छाएं वगैरह कौन पूरी करेगा, ये जो रूल्ड करने वाले लोग हैं पूरे करेंगे। अब डेमोक्रेसी, ये हमने पढ़ लिया, राजा सिस्टम से पढ़ लिया हमने क्या होता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर रूलर कौन होते हैं, रूलर होते हैं पीपल, यहाँ पर पीपल रूलर होते हैं, ठीक है। समझाते हैं कैसे पीपल रूलर होते हैं, ठीक है। पीपल चूज करते हैं, जैसे राजा चूज करता है कि मेरा प्रधानमंत्री, मेरा वो कौन बनेगा, मेरा सेनापति वगैरह कौन बनेगा, सेना नायक कौन बनेगा, ये सब डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, राजा डिसाइड करता है। उसी तरह से जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उनका पीएम कौन बनेगा, उनका पता नहीं जो भी होता है, उनका कौन क्या बनेगा, सीएम कौन बनेगा, ये सब डिसाइड करते हैं लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब और जैसे मान लीजिए कि अब इसने बना दिया, राजा ने बना दिया, किसी को अपना पोस्ट पे रख दिया, तो अब क्या इसका क्या है, इसका क्या हम है कि राजा की हर ख्वाहिशें, उनकी हर जरूरतों को पूरा करे, जो मतलब जो भी इसका काम है एक्चुअल में, ठीक है, वो काम करे, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे किसी पीपल ने किसी सीएम को इलेक्ट किया है, ठीक है, लोगों ने सीएम को इलेक्ट किया, तो सीएम का क्या काम बनता है कि वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करे, या जो लोगों की नीड्स हैं उनको पूरा करे, ठीक है। तो एक तरफ से सीएम वगैरह सब क्या हो गया, ये रूल्ड हो गया, ठीक है, रूल्ड हो गया। और इनको रूल्ड किया कौन, किसके द्वारा जा रहा है, रूलर्स के द्वारा। रूलर्स कौन, पीपल। डेमोक्रेसी के द्वारा समझिए, एकदम बहुत सा एग्जांपल है यहाँ पर। राजा का रोल प्ले कौन कर रहा है, पीपल कर रहे हैं, सारे लोग राजा बन गए हैं, और जो यहाँ पर ये सेनापति सेनानायक जो भी है, ये सब कौन बन गए, मंत्री सब कौन बन गए, ये सब सीएम प्रेसिडेंट वगैरह सब ये सब बन गए, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, एमएलए एमपी जितने भी हो गए, सब क्या हो गए, हम ये हमारे सब ये रूल्ड हो गया, और हम क्या हो गए, रूलर्स हो गए, हम राजा हो गए एक तरफ से। समझ में आ गई बात कि हम रूलर्स हैं कि रूल्ड है, तब क्या समझे, हम रूलर्स हैं, और रूल्ड हम तब होते, हमारे तरफ हमारे ऊपर शासन तब किया जाता है जब हम कहाँ होते, हम राजा वाले सिस्टम में होते, तब हम क्या होते, रूल्ड होते, और लेकिन हम डेमोक्रेसी में क्या है, रूलर्स हैं, ठीक है।
अब कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स मतलब कुछ एक तरफ से इनके कुछ कंटेंट्स हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस और द फाइनल डिसीजंस। जो रूलर जिसे क्या लोगों ने इलेक्ट किया है उसी को क्या है फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, ना कि कोई और दूसरा बंदा आकर डिसीजन ले रहा है। अब इसका मतलब आपको जो ये है ना, ये आपको सबसे सही एग्जांपल मैं आगे हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ेंगे, आपको उस समय थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल वही लिखा है, मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्ची फॉर्मली हैव अ इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद द नॉन इलेक्टेड लाइक आर्मी इज द सेम। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, ये क्या होता था कि लुई सिक्सटीन ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन लाया उन्होंने, सॉरी मोनार्च रिपब्लिक लाया था। मोनार्च रिपब्लिक का मतलब क्या था कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में तुम लोग कोई भी रूल लो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो लुई सिक्सटीन लेगा। लुई सिक्सटीन मतलब कि वहाँ का राजा लेगा। तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मतलब डेमोक्रेसी में तुम लोग जितना भी रूल लो, लेकिन जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और डेमोक्रेटिक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अनुसार किस इंसान को 5 साल तक जेल होनी चाहिए। ठीक है, उसने कुछ गुनाह किया तो 5 साल तक जेल होनी चाहिए। लेकिन लुई सिक्सटीन ने बोला फाइनल डिसीजन 5 साल जेल देने से पहले जो वहाँ का जो जज वगैरह होगा किससे पूछेगा, लुई सिक्सटीन से पूछेगा कि क्या मैं इसे 5 साल की जेल दे दूं। और लुई सिक्सटीन बोलता है कि नहीं, इसे सिर्फ 2 साल की जेल दो या फिर 10 साल की जेल दो, तो उसके आखिरी जो लुई सिक्सटीन के डिसीजन है ना वो फॉलो किए जाएंगे, ना कि जज के फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये होता था कि जब डिक्टेटरशिप होती थी या फिर मोनार्ची सिस्टम, मोनार्ची मतलब राजा वाला सिस्टम होता था, तब क्या होता था कि कभी कभी होता था कि लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम देखो हमारा भी पार्लियामेंट, हमने भी गवर्नमेंट बनाई है, हमने भी डेमोक्रेसी फॉलो करे, लेकिन एक्चुअली में वो डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहे होते थे। और रियल पावर जो फाइनल या रियल पावर होती थी, रियल फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती थी, वो किसके पास होती थी, नॉन इलेक्टेड, जो जिसे लोगों ने इलेक्ट किया ही नहीं है, राजा को लोगों ने इलेक्ट थोड़ी किया था। ठीक है, तो नॉन इलेक्टेड के पास होती है। अब ये आप पॉइंट तभी समझ पाओगे जब हम पाकिस्तान की जो आगे हम स्टडी पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ये पॉइंट सबसे सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, दूसरा है इलेक्शन offers a choice and fair opportunities to the people to change the current rulers। इलेक्शन क्या ऑफर करता है हमें, इलेक्शन ऑफर करता है चॉइस। अब मान लीजिए किसी कंट्री में सिर्फ एक ही रूलर है, अब मान लीजिए किसी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी है, तो अब चाहे ना चाहे वही पार्टी जीतेगी। अब जैसे आप इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए अब क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ता है, तो एक तरफ से तो वही टॉपर हुआ, वही फेल हुआ, वही बीच वाला होगा, सब कुछ वही हो जाएगा ना। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफर चॉइस ऑफर करता है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि भाई इसको चूज करना दे, इसको चूज। जैसे हमारे अपनी कंट्री में कितने सारे पार्टीज दिए हुए हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, पता नहीं कितनी सारी पार्टीज है। ठीक है, तो चॉइस ऑफर करता है, आपकी मर्जी, आप जिसको भी वोट दो। ठीक है, एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मतलब न्यायपूर्ण अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आप जैसे होता है ना कभी बार बार कि लोग ड्रिंक्स वगैरह बेच के पैसे वगैरह दे के वोट्स खरीदते हैं, लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन आजकल तो ऐसे ही होता है, लगभग थोड़ी बहुत हर जगह हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन जो फीचर्स है डेमोक्रेसी में वो क्या आता है, इलेक्शन ऑफर करता है, चॉइस ऑफर करता है, फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। किसको, पीपल्स को। किस लिए, टू चेंज द करंट रूलर्स को चेंज करने के लिए, जो करंट अभी रूल कर रहा है ना उसको चेंज करने के लिए। अब मान लीजिए कोई करंट रूलर है, अभी रूल कर रहा है, जैसे मान लीजिए 2014 में हमने बीजेपी पार्टी को मोदी जी को जिता दिया था। अब मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, अगर वो वादे फॉलो नहीं करते तो हम उनको चेंज कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास पूरा हक था कि 5 साल बाद हमको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने तभी उनको चूज़, क्योंकि हमें उनके काम से खुशी मिली थी, हमें उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए थे, तो हमें अच्छे से खुशी मिली थी। ठीक है, तो हमारे पास, लोगों के पास क्या होता है, एक तरफ से हक होता है करंट रूलर्स को चेंज करने के लिए। इन मैनी कंट्रीज एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। In many countries, elections were held, but there is no way the ruling party can be defeated even if people were against। और कभी कभी ऐसी कंट्रीज आ जाती हैं, होती हैं जिसमें इलेक्शन रेगुलरली होते तो हैं, बट क्या होता है कभी कभी कोई रास्ता ही नहीं रहता है कि हम लोग उस पार्टी के विरुद्ध भी होते हैं, कि बोलते हैं कि भाई हमें इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है अपने आप ही वो लोग पार्टी जीत जा, वही पार्टी गंदी पार्टी जीत जाती है। अब इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बैड ट्रिक्स अपनाते हैं, वो लोग माल
सर्विसेज करते हैं, वो लोग वोट्स जो खरीदते हैं, लोगों को खरीदते हैं, पैसे वगैरह देते हैं। आपने सिंघम रिटर्न्स में देखा होगा कि जैसे गरीब लोगों को 500 रुपए दे के वो लोग वोट्स खरीदते थे, बोलते थे कि तुम हमको जिता दो, हम तुमको पानी वानी देंगे। लेकिन जीतने के बाद वो लोग पानी वानी देते नहीं थे, लेकिन इलेक्शन में हर बार आते थे, बोलते थे कि लो भाई 500 लो और हमारा हमको वोट दे देना, ठीक है। सिंघम रिटर्न्स में ये सीन था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो उसमें ऐसा दिया गया था। इन अदर कंट्रीज, और बाकी अलग कंट्रीज में क्या होता है, द इलेक्शन डिड नॉट offers the people any serious choice and have the choice of ruling party and it approved candidate। और कभी कभी कोई कंट्री में तो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर हम दो चीज देखी ना, यहाँ पर चॉइस की बात होगी, यहाँ पे फेयर इलेक्शन, चॉइस की बात यहाँ, सॉरी फेयर इलेक्शन की बात यहाँ पर होगी। यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए शायद क्या हुआ, एक ही वो क्या नाम है, वो पार्टी जीत रही थी, लोग उसके अगेंस्ट थे, वो पार्टी जीत रही थी। और चॉइस की बात हमने यहाँ पर करनी है कि किसी कंट्री में तो होता था कि सिर्फ एक ही चॉइस दी जाती है, चॉइस ही नहीं दी जाती लोगों को, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है, एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट हैव वन वैल्यू। हर एक एडल्ट सिटीजन का एक वोट होना चाहिए और एक वोट का वैल्यू एक ही वन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई कोई अमीर आदमी आ गया, अंबानी जी आ गए, तो उन्होंने एक वोट दिया, तो उनके एक वोट का मतलब हुआ कि 15 इंसान ने वोट दे दिया, ठीक है। और एक गरीब इंसान ने वोट दिया तो उनके वोट का मतलब है कि आधे इंसान ने वोट दिया। यूँ तो नहीं होता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होता। आप तो इतने बड़े हो गए तो आप पता होना चाहिए कि एक इंसान का वोट एक ही वैल्यू कितना है। अंबानी जी ने दिया तो एक ही मतलब माना जाता है, और किसी गरीब इंसान ने, लैंडलेस लेबर ने किसी भी गरीब इंसान ने वोट दिया तो उसे भी एक ही माना जाता है। और यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है तो कभी कभी इक्वल राइट्स नहीं जाती हैं। जैसे कोई कंट्रीज होती हैं जहाँ पर औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ आदमियों लोग को होता है, वो भी सिर्फ 21 ईयर्स के अबव वाले को, 18 वाले को नहीं। अपने वाले तो 18 से शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसी कंट्रीज होती थी, लेकिन अभी सब डेवलप्ड हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब सबको इक्वल राइट्स हैं। फोर्थ क्या है, रूल ऑफ गवर्नमेंट विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉस एंड सिटीजन्स गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सरकार है वो कैसे शासन करेगी, वो उसमें लिमिट्स होंगे, ठीक है। जो रूल ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द लिमिट्स, वो लिमिट्स एक अपनी हद में काम करेगी, और उसको लिमिट्स, उसकी पावर्स को लिमिट्स कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट होता है, पूरी कानून की बनी किताब होती है जिससे अपना पूरा इंडिया चलता है, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ किस पे, गवर्नमेंट पे वो बनाती है, लिमिट्स करती हैं, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से कोई लॉ नहीं ले सकते, आपको कोई लॉ बनाना है तो आपको लेजिस्लेचर में पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में वगैरह एंड वगैरह। मतलब बहुत सारे लॉज लिमिट्स कर देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट यूँ नहीं कि डिक्टेटरशिप बन जाए, ठीक है। एंड सिटीजन्स राइट, और कुछ सिटीजन्स के राइट, जैसे सिटीजन्स को राइट 2005 में ये दिया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जनता को हर चीज जानने का अधिकार है। मतलब कुछ सिटीजन्स के राइट गवर्नमेंट पे लिमिट्स लगा देते हैं ताकि गवर्नमेंट ज्यादा फ्रीडम ना महसूस करे, अपने पावर से गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए गलत इस्तेमाल ना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज और सिटीजन्स राइट्स क्या करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं, गवर्नमेंट पे लिमिट्स लगाते हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड नॉट डू वॉट एवर इट, देख ली यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती जो वो चाहती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट वॉज वन बाय इन इलेक्शन, इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन जीत गई है। इट हैज टू रिस्पेक्ट सम ऑफ द बेसिक रूल्स, उसे कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, लोगों के अधिकारों को, कॉन्स्टिट्यूशन लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यूँ नहीं कि भाई मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला सकता, उससे पे कुछ लिमिट्स डाल दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या आर्गुमेंट्स होती हैं डेमोक्रेसी को। जैसे आप देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला कुछ लाभ होता है, फिर कुछ हानियां भी होती हैं, ठीक है। तो पहले हम हानियां पढ़ लेते हैं, फिर क्या होगा, लाभ पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मजा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में नॉट बी अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी हालांकि सबसे
अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म तो गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन बाकी बाकी जितने फॉर्म्स है तो उनसे तो काफ़ी ठीक ठाक ही हो सकती है। जैसे राजा सिस्टम है, उनमें तो कितने सारे हम पे अधिकार नहीं होते हैं, कुछ कुछ हक अधिकार हमसे नहीं होते हैं, लेकिन हमें डेमोक्रेसी में तो कितने सारे अधिकार से हक वगैरह हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भले ही सबसे बेस्ट फॉर्म नहीं हो, लेकिन बाकी सब फॉर्म से ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट क्या है, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ लीडर्स। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है हर बार। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या फिर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फेवर भी डेमोक्रेसी पे, ये 5 नंबर में आ जाता है या 4 नंबर पे आ जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, ये क्वेश्चन को रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने टाइम में बहुत आया था। ड्यू टू चेंजिंग ऑफ लीडर्स इंस्टेबिलिटी, लीडर चेंज होने की, जैसे मान लीजिए कि कोई एक लीडर था, करंट लीडर था, जैसे कोई पीएम था, तो वो अपने टाइम पे वो एक ब्रिज बनवा रहा था, एक ब्रिज बना रहा था, किसी गांव के लिए ब्रिज बनवा रहा था। तो क्या हुआ कि उसे 5 साल पूरे हो गए, तो फिर इलेक्शन हुआ ना, तो फिर लोगों ने दूसरी पार्टी को चूज कर लिया। ठीक है, तो अब दूसरी पार्टी का जो बंदा आया, बी पार्टी का, जैसे ए पार्टी का बंदा पहले था, अब बी पार्टी का बंदा अभी आया, और उसने बोला कि जब ए वाला पार्टी वाला बंदा बना रहा था ब्रिज, मैं उसको नहीं बनवाऊंगा। अब तो वो ब्रिज ना बना, ना कुछ हुआ, ना पूरा बना ना आधा बना, बीच में अटका हुआ था। अब लोगों को उससे भी तकलीफ हो रही थी कि भाई पूरा कम से कम बना तो दुनिया आसानी भी होती। अभी क्या है, ना पूरा बन रहा है ना आधा बना, आधा भी अच्छे से नहीं बना हुआ है, सब इधर उधर फैला हुआ सामान। ठीक है, तो क्या होता है, रूलर्स के चेंज होने से, लीडर को चेंज होने से क्या होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, स्थिरता नहीं होती है। ठीक है, स्थिरता, स्टेबल नहीं होता है, स्थिर हो जाता है सिस्टम कभी कभी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये पूरा जो कहीं कभी कभी ऐसे बोल दिया जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, पूरी पॉलिटिक्स जिसके बारे में है, पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब कि राजनीतिक कंपटीशन है, कि भले पहले इस पार्टी ने जीता, फिर हम इस पार्टी को जीतेंगे, हम राजनीतिक इल्जाम लगा देते हैं, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, एंड पावर प्ले, यहाँ पर उस खेल होता है, शक्तियों का खेल होता है, पावर प्ले होता है। मतलब कि किसी पास पावर ज़्यादा होगी, किसी पास पावर कम होगी, पावर प्ले होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो अगर जैसे कोई पार्टी जीत गई तो उसके पास पावर ज़्यादा होगी, और कोई पार्टी हार गई, अपोजिशन पार्टी हार गई, तो उसके पास पावर कम होंगी उसके मुकाबले। ठीक है, नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, यहाँ पर कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं होता है। थर्ड क्या है, ड्यू टू द कंसोलेशन फ्रॉम मैनी पीपल्स। मैंने क्या कहा था यहाँ पर, मैंने पहले कहा था कि डेमोक्रेसी में कोई भी लॉ सीधे पास नहीं कर दिया जाता है। किसी भी लॉ को पास करने से पहले उसे बहुत सारा से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले उसे लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। कोई भी लॉ बना, लेजिस्लेशन में कोई भी लॉ बनाया तो उसे पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बताएंगे कि हम इससे सहमत है कि नहीं है, और राय ली जाती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत डिले होता है, बहुत देरी होती है, किसी भी कानून को बनाने में बहुत देरी होती है। तो क्या है, पहला तीसरा अगेंस्ट में क्या हुआ, डिले होती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की राय लेते हैं, राय लेने में बिजी रहते हैं, इसलिए क्या होता है, डिले हो जाती है कभी कभी कोई कानून बनाने में। फोर्थ क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, बेड डिसीजन। अब कभी कभी क्या होता है, बेड डिसीजन ले लिए जाते हैं। बेड डिसीजन मीन्स टू दैट कि कोई कोई रूलर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी तो ऐसा चलता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई भी जैसे ए इंसान है, और वो मतलब कि इंसान कोई रूल, ए पार्टी रूल कर रही है। ठीक है, और उन्होंने किसी एक ऐसे इंसान को बना दिया, जैसे कोई ए इंसान कोई बुढ़ा इंसान था। ठीक है, तो एक पार्टी थी, ए पार्टी थी। ठीक है, ए पार्टी में एक लीडर था। ठीक है, ए पार्टी के एक लीडर, ए पार्टी थी, उसमें एक लीडर था जिसका नाम बी था। अब बी थोड़ा सा बुढ़ा हो गया था, और अब ये इलेक्शन लड़ने की उतना वो सुटेबल नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, अपनी जगह पे बेटे को खड़ा कर दिया कि मेरा बेटा इलेक्शन ले लेगा। अब उस बेटे को कुछ पता ही नहीं है कि मेरा पॉलिटिक्स होती क्या है, क्या काम करती है, लगभग नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन उतना आइडिया नहीं है कि डिसीजन कैसे ले। अब अनफॉर्चुनेटली अगर इसका बेटा इलेक्शन जीत जाता है, तब क्या वो डिसीजन सही ले पाएगा। अभी देखिए यहाँ पर यो कर रहा है, वो तो अपना डिस्को डांस कर रहा है। ठीक है, तब उसको तो कुछ पता ही नहीं, उतना पता नहीं है कि अब उस लोगों के लिए क्या सही है उतना। बस वो तो अपनी मस्ती में डूबा हुआ है। उसके पापा ने बोलते हैं कि जा बेटा मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ ले, और बाई चांस वो इलेक्शन जीत गया। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो इलेक्टेड लीडर है डिड नॉट नो, वो नहीं जानता बेस्ट इंटरेस्ट लोगों का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या लोगों के लिए क्या
चीज़ें अच्छी हैं वो नहीं जानता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बैड डिसीजंस हो जाता है, ठीक है, गलत कानून बन जाते हैं, गलत नियम बन जाते हैं, ठीक है, गलत निर्णय लिए जाते हैं। फिफ्थ में क्या है, ऑर्डिनरी पीपल्स शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग एज दे डिडंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार है, ठीक है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि मोदी जी के जो मन की बात में है, या फिर ऐसे बहुत सारे मोदी जी कंडक्ट कराते हैं जिसमें क्या वो पूछते हैं लोगों से कि आप कैसा सोचते हो, आप क्या आप क्या सोचते हो कि हम कैसी सरकार बनानी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ पूछते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर एक डेमोक्रेसी का फीचर भी है, यहाँ पर उस जो पीपल है वहाँ से पूछा जाए कि आप चाहते कैसा होगा, आप गवर्नमेंट कैसा चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो कभी कभी जो ऑर्डिनरी पीपल के जो थॉट्स होते हैं या फिर आइडियाज होते हैं, अगर कोई कोई पॉलिटिकल लीडर्स फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आइडिया ठीक नहीं भी होता है, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि ऑर्डिनरी पीपल एकदम सही डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सिक्स क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन लेड टू करप्शन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई ए पार्टी जीत गई और बी पार्टी हार गई, तब उसके मन में ना था सा भी वो गुस्सा आ जाए कि भाई मुझे तो अगली बार मुझे जीतना चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अब चाहे ए पार्टी तो बड़ा धूम मचा रही है, इलेक्शन जीत गई, अच्छे अच्छे काम कर रही है, खूब अच्छे अच्छे काम कर रही है, ठीक है। अब जब बी पार्टी को डर, 5 साल बाद क्या हो रहा है, बी पार्टी को अब डर लग रहा है कि अब इसे तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए, अब तो ये जीत सकती है ए पार्टी, ठीक है। तब बी पार्टी को डर के मारे उसने क्या किया, करप्शन शुरू कर दिया, उसने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, उसने लोगों को रिश्वत देना शुरू कर दिया, बोला कि ये लो रिश्वत और हमको वोट देना, रिश्वतदारी शुरू कर दिया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि यहाँ पर क्या होता है, करप्शन, इस वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, करप्शन स्टार्ट हो गया था। 7 क्या है, नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता डेमोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। अब तक नहीं किया गया है, अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, ठीक है। तो जो गरीबी की प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी से अभी तक सुधारी नहीं गई है। 8 क्या है, डज नॉट गारंटी व्हाट पीपल्स डिसीजंस विल बी गुड, ठीक है। मतलब क्या है कि पीपल का डिसीजन तो तभी लिया जाता है जब वो इलेक्शन में कैंडिडेट को वोट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गारंटी डेमोक्रेसी का भी गारंटी नहीं लेगा कि आपने जो डिसीजन लिया, लोगों ने, पीपल ने जो डिसीजन लिया है कि वो गारंटी नहीं दे सकता कि उन्होंने डिसीजन सही लिया कि नहीं, उन्होंने सही पार्टी को वोट दिया है कि गलत पार्टी को वोट दिया, ये इसी गारंटी डेमोक्रेसी नहीं लेता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के आप पक्ष में पढ़ेंगे। पहले बहुत विपक्ष के बारे में बोल लिया, बहुत बेइज्जती कर रही डेमोक्रेसी की, अब थोड़ी तारीफ कर लेते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, ठीक है। ये पहला ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है उसको जवाब देना पड़ेगा, वो नहीं कि भाई उसका मन किया कि भाई ये डिसीजन लो, ट्रैफिक रूल्स रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो उसका मन किया कि ये कर दो, ये कर दो, फांसी ऐसे कर दो, तो उसको जो मन किया लॉ या रूल बनाने का उसने बना दिया, नहीं, उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये कानून बनाया क्यों, उसने ये लॉ बनाया क्यों, जवाबदेही, उसने कोई एक्शन किया तो किया क्यों, ठीक है, क्यों का आंसर देना पड़ेगा, और क्यों पूछेगा कौन, हम जनता पूछेगी, टेलीविजन मीडिया सब पूछेगा, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तुमको जवाब नहीं दे सकता, उसे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप राजा से पूछो कि भाई राजा जी आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो राजा तो आपको सीधे टपका देगा, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसने डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी इंप्रूव होती है क्या मतलब है, जैसे अब मान लीजिए it involves the consolation and decisions and hence mistakes can be pointed out in any decision, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंसोलेशन, जैसे हमने आर्गुमेंट्स में यहाँ पर अगेंस्ट में पढ़ा था कि अगेंस्ट में क्या था, यहाँ पर डिले तो हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, यहाँ पर लोग राय ले रहे थे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं उस लॉ या उस कानून के बारे में, ठीक है। सीधे कोई भी कानून पास नहीं कर दिया जाता है, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग अपने पक्ष विपक्ष में उस कानून को लेकर अपने राय देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसोलेशन, बहुत सारे लोगों से
डिस्कस किया जाता है, कंसल्टेशन की जाती है। और उससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उसकी कुछ डीमेरिट सामने आ जाती है, किसी भी चीज़ की डीमेरिट सामने आ जाती हैं और उसकी वो गलतियाँ सामने आ जाती है, और हम उस डिसीजन से उसको कुछ उसका इम्प्रूव कर देते हैं। उस डिसीजन जो लिया, डिसीजन मतलब कि जो लॉ बनने वाला है उसमें से कुछ पक्ष हटा देते हैं, कुछ पार्ट्स हटा देते हैं, जिससे क्या होता है वो लॉ उभर के निकलता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ लेते हैं, जैसे कहा जाता है हीरे को जितना घिसोगे उतना चमकेगा। जैसे हीरा तो कोयला बन के निकलता है ना, कोयले के फॉर्म में निकलता है, उसको जितना घिसोगे उतना चमकेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी नया कानून है, वो क्या है, कोयला है। ठीक है, और हम उसको और घिस रहे हैं। घिस रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डिमेरिट्स हैं, तो घिस रहे हैं, बहुत घिस रहे हैं, उनको घिस रहे हैं। और लास्ट में क्या निकला, एक हीरा निकला, चमकता हुआ हीरा निकला। और हमारे इधर लास्ट में क्या निकला, हमारे इधर लास्ट में निकला एक नया डिसीजन। ठीक है, एक नया डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन, जिसके अंदर कि हमने सारी बुराइयां निकाल दी सब लोगों से बात करके। क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं कि कोई एक इंसान सब कुछ नहीं जानता। हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है, लेकिन एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। ठीक है, तो कुछ थोड़े बहुत ही इंसान को, गरीब से गरीब को कुछ ना कुछ तो, गरीब से भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहता है, कुछ ना कुछ आइडियाज रहता है, जो किसी ने अमीर इंसान या सबसे विद्वान इंसान को भी नहीं पता होती है। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से डिसाइड किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, क्या ये कानून सही सलामत है, सही ठीक ठाक है। तो क्या है, क्वालिटी इंप्रूव हुई ना डिसीजन मेकिंग की, जो डिसीजन बना था उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। ठीक है, जो उसके अंदर की डीमेरिट्स उसको हटा दिया गया, और जो अच्छी अच्छी अच्छाइयाँ थी उनको ला दिया गया कि इनसे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। थर्ड क्या है, इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमें मेथड प्रोवाइड करता है कि हम डील करें डिफरेंसेस से और कॉन्फ्लिक्ट से डील करें। जैसे डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। सब अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं शांतिपूर्वक। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। ये सिटीजन्स के डिग्निटी, आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है वही पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल, यहाँ पर दो टाइप्स, यहाँ पर दो दिए हुए एग्जांपल्स, इसके पढ़ लेते हैं पहले। तो द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी रिकॉग्नाइजेस दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड, गरीब से गरीब इंसान और कम पढ़े से कम पढ़ा इंसान हैव द सेम स्टेटस, उनके पास भी वही स्टेटस है जो एक अमीर से अमीर इंसान और सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए इंसान की तरफ है। मतलब कि क्या, कि जैसे मान लीजिए ये गरीब है, और ये गरीब इज इक्वल्स टू, गरीब इक्वल्स टू अमीर, एंड ये लिस्ट एजुकेटेड, कम पढ़ा लिखा गवार है, जो वो पढ़ा लिखा विद्वान के बराबर होता है। मतलब हमने यहाँ पढ़ा था, 6th क्लास पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले क्या होता है कि सभी को समान देखा जाता है। और हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि सबको समान अधिकार से देखा, इस कानून की नज़रों में सब समान होते हैं, ऐसा लिखा होता है। सब समान होते हैं, क्या मतलब, गरीब से गरीब भी और कम, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब समान है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सब समान है। ठीक है, तो कहने की डिग्निटी बढ़ रही है ना, जो गरीब लोग थे उनकी डिग्निटी बढ़ रही है, उनका आत्मसम्मान बढ़ रहा है कि अरे भाई हाँ, कम से कम कोई तो समझने वाला हमें, नहीं तो हम लोग को तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अमीरी गरीब को लेके। लेकिन चलो, डेमोक्रेसी सही है, सही सलामत है कि हम गरीब होने के नाते हमें यूँ तो नहीं कि हमें डिस्प्रेस, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ये गरीब से लोगों की डिग्निटी को बढ़ाता है। और जैसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो उनकी डिग्निटी को भी ये बढ़ाता है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। क्योंकि कानून के सामने जो लेस एजुकेटेड हैं वो एजुकेटेड के इक्वल में होते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या है, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे फॉर रूलर देमसेल्फ। मैंने वही बताया था कि यहाँ पर पीपल रूल्ड नहीं होते हैं, पीपल रूलर्स होते हैं। पीपल रूल्ड नहीं किए जाते, पीपल रूलर्स होते हैं। पीपल यहाँ पर शासन करते हैं। फिफ्थ क्या है, इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ठीक है, डेमोक्रेसी हमें क्या अलाउ करती है, हमारी खुद की गलतियों को सुधारने का मौका देती है। अब खुद की गलती हमने भाई कौन सी गलती कर दी। ठीक है, तो हमारी खुद की गलती क्या है कि जैसे इधर रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, कि तो रूलर को अपने डिसीजन चेंज करना पड़े। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा कंसोलेशन, जैसे किसी रूलर ने डायरेक्ट पास कर दिया, डायरेक्ट तो कोई पास नहीं होता, लेकिन कम लोगों से
डिस्कशन वगैरह किया और पास कर दिया। फिर बाद में पता चला कि अरे नहीं, इससे कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ बुराइयां भी है इस कानून की। तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रूलर्स को अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी गलती को सुधारी ना, अपने जो उसने स्टार्टिंग में जो लॉ सीधे पास कर दिया था, उसने फिर उस लॉ को वापस ले लिया, उस कानून को वापस ले लिया, उस कानून को रद्दी शुद्धी कर दिया। और दूसरा है रूलर्स कैन बी चेंज। हम जैसे मान लीजिए कि मैंने ए पार्टी को चूज किया और ए पार्टी ने कहा कि पानी वानी लाएगा, ये वगैरह वगैरह लाएगा, लेकिन जीतने के बाद वही सब हर जगह यही होता है कि जीतने के बाद क्या होता है, कई कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतलब ऐशो आराम में जिंदगी बिताने के लिए पैसा वैसा मिल जाता है, तो ऐशो आराम में जिंदगी बिताने के लिए भूल जाते हैं कि हमने कौन से वादे किए थे, हमने कौन से लोगों से कहे थे कि हम लोग ये डिमांड्स पूरी करेंगे आपकी, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो क्या लोगों को तो गुस्सा आएगा। तो लोगों के पास क्या है, सबसे मेन हथियार है चेंज करने का। उन्हें अगली 5 साल बाद में चेंज कर सकते हैं, जब भी इलेक्शन 3 साल बाद या 5 साल बाद में भी इलेक्शन हो, वो लोग चेंज कर सकते हैं उस रूलर को, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई भी रूलर्स की पीपल की कोई भी डिमांड पूरी नहीं की। पीपल्स क्या कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। जिन्होंने उन्होंने उसे चूज जिस पार्टी को चूज किया था उस टाइम पे, उस अपनी गलती को सुधार के दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं। मतलब अपने ही द्वारा लिए गए डिसीजन को वो अपना चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ देशों की कहानी हम पढ़ेंगे, कुछ कंट्रीज की कहानी पढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी है। और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हम कहानियों से भी सीख सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के और अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है क्या भाई कि इन पाकिस्तान में क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 में। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल बहुत हाई पोस्ट होता है आर्मी में। ठीक है, तो आर्मी का जो जनरल था परवेज मुशर्रफ, उसने मिलिट्री कूप कर दिया। मिलिट्री कूप का मतलब क्या किया, उसने अपनी मिलिट्री के साथ हमला कर दिया डेमोक्रेसी पे, मतलब अपना राज शासन करने के लिए। ठीक है, मिलिट्री कूप कर दिया, ये तख्ता पलट कर दिया, ऐसा कुछ हिंदी मतलब है इसका। ठीक है, अक्टूबर 99 में ही ओवर थ्रू अ डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उसने उसे फेंक दिया। वही बोला गया, डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने फेंक दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। ठीक, लेटर ही चेंज्ड हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट्स एंड इन 2002 लेड अ रेफरेंडम ऑन द कंट्री दैट ग्रांट हिम द 5 years। ठीक है, उसने अपनी डिजिग्नेशन चेंज कर ली, उसने चीफ एग्जीक्यूटिव से वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और उसने क्या किया, 2002 में उसने एक रेफरेंडम मतलब वोट, इलेक्शन करवाया अपनी कंट्री में, जिसके 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 दौरान क्या हुआ कि वो जीत गया इलेक्शन में और उसे 5 साल की एक्सटेंशन मिल गई, उसे 5 साल तक और रूल करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, जो पाकिस्तानी मीडिया थी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो थे, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन द माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। अब देख लीजिए यहाँ पर आ गया है, हम सीखने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लेसन। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था, जो डेमोक्रेटिक के एक्टिविस्ट थे, जिनको ओवरथ्रू कर दिया गया था, फेंक दिया गया था आते ही मिलिट्री कूप के, तो उन्होंने क्या बोला, जो रेफरेंडम जो इलेक्शन हुआ था वो क्या था, वो फ्रॉड इलेक्शन था। मतलब उसमें कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाई गई थी, माल प्रैक्टिसेस की गई थी। ठीक है, लोग करप्शन के द्वारा वोट खरीदे गए थे और कहीं ना कहीं वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था। ठीक है, इलेक्शन फेयर नहीं था। इन अगस्त 2002 ही इशूड, अगस्त 2002 में उसने क्या इशू किया, ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। उसने अगस्त 2002 में उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बदल देने की ताकत ही थी। एकदम क्या ताकत थी कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया में क्या पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, उस तरह से पाकिस्तान में 2 हाउसेस होते हैं, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज 2 हाउसेस होती होंगी। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या है, ऑर्डर है। प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि तुम क्या डिसमिस कर सकते हो, निकाल सकते हो, थ्रू आउट कर सकते हो, किसको, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को तुम क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो, डिसमिस कर सकते हो। ठीक है, ये जो ऑर्डर है कि किसको
हक देता है, किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि तुम डिसमिस कर सकते हो, किसको डिसमिस कर सकते हो, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज क्या है, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज पाकिस्तान के 2 हाउसेस हैं, ठीक है, जैसे अपने राज्यसभा लोकसभा है, उसी तरह से यहाँ पर नेशनल प्रोविंशियल असेंबली हुए होंगे। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, जो सिविलियन कैबिनेट की जो वर्क थे, इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसे सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करता था कि हाँ भाई तुम ये काम ये वगैरह काम करो, और विच इज डोमिनेटेड, अब ये किसके अंडर में ऑर्डर देता था उसे काम करने के लिए, ये किसके अंडर में देता था, मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर में देता था। जैसे यहाँ पर सी आर्गुमेंट 1 देख लीजिए, यहाँ पर लोगों ने चूज किया, सिविलियन कैबिनेट को लोगों ने चूज किया, अब ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन पावर किसके पास है, मिलिट्री ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिसर तो लोगों ने चूज नहीं किया था, लेकिन उसके पास फाइनल पावर है। तो वही आप याद कर लीजिए यहाँ पर अपना, ये यहाँ पर रूलर्स लोगों ने जिस रूलर को इलेक्ट किया है उनको फाइनल पावर ना होकर किसको फाइनल पावर है, जिसे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया उनको फाइनल पावर है, ठीक है। इसको अच्छे से और समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए मिलिट्री ऑफिशियल्स है, मिलिट्री ऑफिसर्स है, फिर सॉरी यहाँ पर सिविलियन कैबिनेट है, उनको कौन सुपरवाइज कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज कर रहा है। अब ये किसके अंडर में आके इनको ऑर्डर देने की भाई तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, किसके अंडर में, मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर में, ठीक है। और एक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या, इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, कोई कैंडिडेट है जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है, बट द फाइनल पावर, लेकिन फाइनल पावर किसके पास है, मिलिट्री ऑफिसर्स से पावर्स है। बाद बाहुबली कॉन्सेप्ट, बाहुबली कॉन्सेप्ट से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फन लाने के लिए स्टडी में, उसमें क्या होता है कि जैसे बल्लाल देव का पिताजी बोलते हैं कि तुम बाहुबली को मरवा दो, तो जो बल्लाल देव क्या बोलता है, बहुत सही चीज बोलता है उस समय की, तो बोलता है कि ये जो मुकुट है, जो राजा का पद है, वो सिर्फ ये उसको मरवाने का आदेश दे सकता है, लेकिन उसको अमल में लाने का अधिकार किसके पास है, राजमाता के पास है। मतलब कि वो राजा होके भी वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, राजमाता लेंगी, ठीक है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि इसको लोगों ने इलेक्ट किया, मतलब राजा को लोगों ने इलेक्ट किया, लेकिन मेन पावर किसके पास है, राजमाता के पास है, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो आसानी रहेगी, कहानी समझते ना, फन आता है पढ़ाई में, तो मजा भी आता है, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन किसके पास है, जो नॉन इलेक्टेड पीपल्स है उनके पास फाइनल डिसीजन है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, ये जो लॉ था, कौन लॉ था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लॉ पास करने के बाद पाकिस्तान हैड इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुए थे उनके पास कुछ पावर्स थी, बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री पावर। वही बात आ गई कि जो फाइनल पावर, कुछ पावर तो थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बाद जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है, लेकिन फाइनल पावर किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी, एंड जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, ठीक है। सो दिस शुडंट बी कॉल्ड, इसे हम डेमोक्रेसी तो कहीं नहीं सकते, किसी हालत में भी नहीं कह सकते कि दिस डेमोक्रेसी है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, फिर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, in democracy the final decision making power must rest with those elected by the people, वही फाइनल डिसीजन लेगा, वही आखिरी तक डिसीजन लेगा, वही डिसीजन लेगा जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है, ना कि लोगों ने इलेक्ट नहीं किया वही लेगा डिसीजन, नहीं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसे लोगों ने इलेक्ट किया वही फाइनल डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे दूसरी कहानी चाइना की, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन चाइना इलेक्शंस वर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years ऑफ फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। चाइना में इलेक्शन रेगुलरली होते थे, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते थे, और इलेक्ट किए जाते थे, मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, किसके लिए, कंट्रीज के पार्लियामेंट, कंट्रीज पर चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिससे अपने पार्लियामेंट का नाम संसद वगैरह है, ठीक है। तो इसी तरह से चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल द चाइना। अब ये लोग पूरे चाइना में से, पूरे होल चाइना में से 3000 मेंबर्स इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कौन इलेक्ट करते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इलेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो प्रेसिडेंट को चूज कर सके, ठीक है। पूरे लोग नहीं चूज कर सकते, ठीक है।
Before contesting election, the candidate needs the approval of Chinese Communist Party. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से किसी भी अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले किससे पूछनी पड़ेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पूछनी पड़ेगी, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ? ऐसा क्यों भाई? Only those who are the members of the Chinese Communist Party and the 8 smaller parties allied to its were allowed to contest elections held in 2002 and 3. ठीक है, अपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज को ही हक वो दिया गया था, अलाइड दिया गया था कि आप ही लड़ सकते हो इलेक्शन और कोई आपके अलावा नहीं लड़ सकता है। ठीक है, और इसकी फैसिलिटी क्या थी कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हमेशा सरकार बनती थी। ठीक है, वो जो 8 छोटी छोटी पार्टियां थी उनकी अभी सरकार बनी नहीं, मतलब क्या हुआ कि वो डर्टी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं करप्ट कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं वोट्स को खरीद ले रहे थे, ताकि क्या हो रहा था कि बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां वो जीत नहीं पा रही थी और यही पार्टी हमेशा लगातार जीते जा रही थी। अब पढ़ेंगे मेक्सिको की कहानी। मेक्सिको में भी वही कुछ कॉमन चल रहा है। ठीक है, मेक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है तो समझ में आएगी होगी, बट until 2000 एवरी इलेक्शंस वर वन बाय द 2000 के बाद से क्या होने लगा, इलेक्शन तो रेगुलरली होते थे, ठीक है, इलेक्शन हर साल बहुत होते थे उनके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, लेकिन 2002 से क्या होने लगा कि जो इलेक्शन था उसे कौन जीतता था, और वॉज वन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI। PRI का ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्योंकि सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उल्टा ही मतलब है, उल्टा ही डेफिनेशन है। PRI पहले तो P का फुल फॉर्म होना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने लिखा है I का, IRP लिखा है, IRP। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, उल्टा नाम उल्टा काम। ठीक है, अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन। जो अपोजिशन पार्टी थी वो कॉन्टेस्ट लड़ती तो थी बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी। एज PRI वॉज नोन, ही जाना जाता था कि जो PRI पार्टी है वो क्या करती है, यूज ऑफ मैनी डर्टी ट्रिक्स, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को अपनाती है टू विन द इलेक्शन में जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स अपनाती है कि वो इलेक्शन में लड़ सके। ठीक है, इसलिए अपोजिशन पार्टी कभी जीत नहीं पाती थी। बोथ अदर केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। जो चाइना का केस है और जो मैक्सिको केस है वो क्या है, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमने वही फीचर, हमारा फीचर याद कीजिएगा, फीचर ध्यान दीजिएगा। फीचर में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड फीचर, इलेक्शंस चॉइस होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए ना, तो वही यहाँ पे बता रहा है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंट इन पावर्स हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो अभी करंट पावर में है, काफी चांसेस होते हैं कि वो अपनी पावर लॉस कर ले। ठीक है, चांस रहते हैं कि लॉस कर ले, अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो वो चांस रहता है कि लॉस करें, लेकिन उन्होंने अच्छा ही कि तो कभी थोड़ा बहुत लॉस नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में चांस रहता है लॉस करें, लेकिन यहाँ पर तो क्या लगातार एक ही पार्टी जीत रही, कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है, यहाँ पर भी लगातार एक ही पार्टी जीत रही है, PRI पार्टी जीत रही है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी लगातार जीत रही है, मतलब कोई चांस ही नहीं है पावर लूज करने का। और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर भी डर्टी ट्रिक्स अपना रहे हैं लोग, यहाँ पर भी डर्टी ट्रिक्स अपना रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का 1 person 1 vote and 1 value, जिसका मतलब है एक इंसान एक वोट एक वैल्यू। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़े कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जिनमें जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वोट का मतलब ही अलग ही चल रहा है सिस्टम। ठीक है, उन्होंने अलग ही मान लिया हुआ रखा है। ठीक है, सऊदी अरब में क्या था, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। पहले तो ये सीधा बोल दिया कि सऊदी अरब में औरतों को वोट करने का हक नहीं था। एस्टोनिया में क्या होता है, हैज मेड इट सिटीजन्स रूल, उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए रूल बना रखा था इन सच वे दैट, ऐसे रूल्स बना रखे थे अपने सिटीजन्स के लिए कि जो पीपल बिलोंग टू रशियन मिनॉरिटी, जो रशियन मिनॉरिटी से लोग बिलोंग करते थे एस्टोनिया में, फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। बहुत दिन उनके लिए मुश्किल होता था कि उन्हें अधिकार मिले, वोट करने का अधिकार उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता था। ठीक है, इन फिजी में क्या था, हमने 3 पढ़े,
पहले पढ़ा, फिर सऊदी अरब पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, फिजी पढ़ रहे हैं। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ द इंडिजियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन द इंडियस फिजी। जहाँ पर जो वहाँ पर इंडिजियस फिजी है, जहाँ पर पहले से रहने वाले जो फिजी लोग हैं, उनका क्या है, मोर वैल्यू, उनका जो वोट का वैल्यू है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन फिजी। और हम जैसे फिजी में, जैसे मान लीजिए फिजी में फिजी लोग रहते होंगे, ठीक है, और एक कुछ जो माइग्रेट करके जो इंडियन लोग रहते हैं, ठीक है, तो जो फिजी लोग रहते हैं वहाँ के, उनका वोट का मतलब, उनकी वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंडियन फिजीज के, ठीक है। अब क्या है, ये तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर औरतों को वोट करने का हक नहीं है, यहाँ पर जो मिनॉरिटी रशियंस को वोट करने का हक नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो वोट की वैल्यू अलग होगी, जबकि एक वोट का मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए, एक इंसान एक वोट एक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंसान एक वोट लेकिन वैल्यू अलग हो रही है, ठीक है, वैल्यू अलग जा रही है। यहाँ पर इनका वोट का मतलब ज़्यादा ही, जैसे इनके एक वोट का मतलब 15 इंसान ने वोट दे दिया, लेकिन इंडियन के एक वोट का मतलब आधे इंसान ने या एक इंसान ने वोट दिया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू में भी काफ़ी फर्क है। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। वही लिखा गया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्या होता है, हर एक एडल्ट सिटीजन को हक है कि वो वोट दे, और हर एक वोट हर एक इंसान का एक एक वोट होता है, हर एक एक वोट की एक एक वैल्यू होती है, या फिर सेम वैल्यू होती है हर वोट की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, ठीक है। उसमें भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे क्या है, अभी एक कंट्री है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मिनॉरिटी रूल इन 1980 में से जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस को अटेंड किया फ्रॉम किससे आज़ादी पाई। जिम्बाब्वे ने वाइट मिनॉरिटी के रूल से आज़ादी पाई। जिम्बाब्वे ने 1980 में आज़ादी पाई। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय द ज़ानू पीएफ, ठीक है। तब से क्या है, तब से अब तक जो कंट्री है उसे कौन रूल कर रहा है, कौन सी पार्टी रूल कर रही है, ज़ानू पीएफ पार्टी। अब ज़ानू पीएफ पार्टी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन बुक में हालांकि दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो ज़ानू पीएफ की फुल फॉर्म होता है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन डैश डाल के पेट्रोटिक फ्रंट, ठीक है। पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था, लेड किया था। इन्होंने कम से कम लेड किया था, फ्रीडम स्ट्रगल पाई थी इन्हीं पार्टी को, जैसे मेन रोल प्ले किया इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। और इस पार्टी का जो जानो पीएफ पार्टी का लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। अब इस इंसान ने इतिहास रच दिया, बहुत इसने अजीब अजीब कारनामे कर रहे हुए हैं, ठीक है। उसके अजीब कारनामे हम पढ़ते हैं, क्या किए इसने अजीब कारनामे। Election have been held regularly and always won by जानो पीएफ। इलेक्शन हमेशा होते थे और रेगुलरली होते थे, लेकिन हमेशा कौन जीतता था, जानो पीएफ पार्टी हमेशा जीती थी, ठीक है। एवरी ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर साल उनकी जो सरकार होती थी, उनकी जो गवर्नमेंट होती थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बार चेंज कर चुकी थी। अब क्यों चेंज करती थी भाई, क्वेश्चन बनता है, क्यों चेंज करती थी? टू इंक्रीज द पावर्स बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द पावर्स, किसकी पावर्स बढ़ाने के लिए, ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाने के लिए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अब फर्स्ट हमने कहाँ पढ़ा था, आर्गुमेंट में पढ़ा था ना, आर्गुमेंट कहाँ गया, ये कि क्या होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर लोगों को मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उसने ऐसा लॉ बनाया क्यों, जवाबदेही होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए, ताकि क्यों किए, ताकि क्या हो, उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बनाना चाहते थे, ताकि उसे हर डिसीजन पे बताना ना पड़े कि भाई मैंने ये सोच के बनाया, मैंने ये सोच के बनाया, मैंने ये किया था, तो ये किया, उसको लोगों को बताना ना पड़े, ठीक है, लेस अकाउंटेबल बनाना पड़े उसको, ठीक है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हार्स्ड एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्ब्ड। जो अपोजिशन पार्टी थी, जो इलेक्शन लड़ने वाली होती थी, जो पार्टी थी, उन्हें हार्श, उन्हें परेशान किया जाता था। एंड देयर मीटिंग वर डिस्टर्ब, उनकी जो मीटिंग होती थी कि भाई हम लोगों को कैसे अपने तरफ खींचे, अट्रैक्ट करें,
या फिर हम लोग हमें कैसे बोलते हैं, जब वो मीटिंग ऐसे डिस्कस करने के लिए मीटिंग चाहिए होगी ना, जब वो मीटिंग करते थे तो उनकी मीटिंग क्या डिस्टर्ब कर दी जाती थी, किसके द्वारा, जाने पीएफ की पार्टी द्वारा डिस्टर्ब कर दी जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब पब्लिक प्रोटेस्ट जब जैसे मान लीजिए अब किसी गवर्नमेंट ने, जैसे बहुत बार होता है कि किसी सरकार ने कोई गलत नियम लागू कर दिया, कोई गलत कानून लागू कर दिया, तो क्या पब्लिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद के शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो पब्लिक प्रोटेस्ट, जो उनकी पब्लिक के ये जो प्रोटेस्ट जो विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, जो पब्लिक विद्रोह करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन हैं, जो नारे वारे हो गया, हड़ताल वड़ताल हो गया, जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। उसे इलीगल डिक्लेयर कर बोला कि अगर कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट करता पाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन करता पाया गया, तो उसे जेल हो सकती है, उसे फांसी हो सकती है, उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, जबकि ये डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर तो उनको तो बोलने का अधिकार छीन लिया गया। उनको बोल दिया है कि अगर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हो